अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें आज डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जो कश्मीर वाला आपको पता है जो मामला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन दिया है, उसने कश्मीरियों का तो दिल तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन उसने पाकिस्तान की भी जो सारी पॉलिसीज़ थी उनका भी सत्यानाश करके रख दिया। और अब क्या ऑप्शंस होंगी इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ एक अजीब सी बात ये हो रही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ कश्मीर का ताल्लुक क्या जोड़ा जा रहा है, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। फिर नवाज शरीफ की नाअहली जो है, उसकी अभी से ही बाज़गश्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी जा रही है, और अभी से कोशिश की जा रही है कि उनको, उनकी नाअहली जो है वो ताहयात वाली ख़त्म कर दी जाए। ये जस्टिस इजाज़ुल हक एहसन साहब जो हैं, वो उन्होंने भी खतबाजी शुरू कर दी है, वो क्या चाहते हैं। और अभी से किसी के एक्सटेंशन की बातें शुरू हो गई हैं, वो कौन है? और फिर खदीजा शाह का भी आखिर में ज़िक्र करेंगे। लेकिन हस्ब मामूल सबसे पहले इकबाल की बात करनी है, और इकबाल का बड़ा ही खूबसूरत शेर जो है, वो आज मैंने मुंतखब किया आपके लिए। और इकबाल फरमाते हैं, बड़ा खूबसूरत शेर, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये जो इकबाल हैं, इनकी ये अगर ना होते तो फिर हम क्या करते? तो इकबाल कहते हैं कि फितरत को दिखाया भी है, देखा भी है तूने। फितरत को दिखाया भी है, देखा भी है तूने, आईना-ए फितरत में दिखा अपनी खुदी भी। कितना खूबसूरत है। इसको प्रोफ़ेसर हमीदुल्लाह हाशमी साहब इसकी जो तशरीह कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि तूने अपनी तस्वीर में फितरत को दिखाया भी है, देखा भी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तू अपनी तस्वीर में अपनी खुदी को भी उनको ज़ाहिर कर, यानी ऐसी तस्वीर पेश कर जिनसे तेरी इनफ़रादियत ज़ाहिर हो। गैरों, खुसूसन अहले मगरिब की मुसव्वरी की तक़लीद छोड़कर इसमें अपने ख़यालात व अफ़कार के रंग भर, क्योंकि आर्ट नक्काली का नाम नहीं है, बल्कि अछूते तख़य्युलात को मुख्तलिफ़ रंगों के ज़रिए से वाज़ेह करने का नाम है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो हम लोग तक़लीद का एक हमारे अंदर एक उनसर आ चुका हुआ है, इनोवेशन हमारे मुसलमानों में ख़त्म हो चुकी हुई है, ईजाद हमारी ख़त्म हो चुकी हुई है। आप देख लें पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद देखें और हमारा कंट्रीब्यूशन देखें नई इनोवेशंस की तरफ, नई डिस्कवरीज़ की तरफ, तो वो तकरीबन नेग्लिजिबल है। सारे का सारा जो इस वक़्त जो इन्वेशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज़ हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, वो सारी की सारी वेस्ट से आ रही हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी खुद ही अपने हिसाब से भी कुछ सोचो इस बारे में। तो ये हमारे लिए एक मैसेज है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कश्मीर का जो मामला है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला कर दिया है कि ये जो आर्टिकल 370 वाला मामला जो था, जो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से लटका हुआ था, बल्कि उसमें आपको याद होगा कि कई पिटिशनर्स ने दरख्वास्तें दी हुई थी, और उसमें आपको याद होगा हमारे एक मेहमान आया करते थे हमारे शो में, एयर मार्शल कपिल काक साहब, तो वो भी वन ऑफ द पिटिशनर्स थे। तो आज मैंने उनसे बात की है, तो मेरा ख़्याल है कि कल हम उनके साथ एक गुफ्तगू जो है वो करेंगे, और उनका भी व्यू इसमें लेने की कोशिश करेंगे। मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो वो उन्होंने कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज़्ड, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही कुछ होगा। क्योंकि हमारी हमारी अदलिया की तरह भारतीय अदलिया भी जो है, वो भी उसी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह की नॉर्मली अदलिया होती है। तो वो भी हमने देखा कि किस तरीके से उनको उनको प्रेशराइज़ किया गया, और किस तरीके से उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल जो ये जो 370 था, जो खुसूसी स्टेटस देता था कश्मीर को, वो अब नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया जो वहाँ पे हिंदुत्व का एक जो प्रेशर है उसके आगे। और अब वो जो है उन्होंने कह दिया कि ये भारत का हिस्सा है, और उसके ऊपर एक डिस्कशन और डिबेट चल रही है वहाँ पे। लेकिन बहरहाल हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारी जो इतनी कोशिश थी, वो सारी की सारी वो ख़त्म हो गई। और पिछले कई सालों से जो हम देख रहे थे, और ख़ास तौर पे ये जो जनरल बाजवा का दौर था, उसमें जिस तरीके से हमने देखा कि कंप्रोमाइज़ेज़ किए गए कश्मीर के हवाले से, गवर्नमेंट के साथ एक टसल भी क्रिएट की गई उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की। और आर्टिकल 370 के ऊपर जब अगस्त में ये 2019 में ये इन्होंने किया था, उस वक़्त भी कोई ख़ास रिएक्शन नहीं शो किया गया था, और सोचा कि जी बस ठीक है, वहाँ पर वो हिस्सा आप रखें, इधर का हिस्सा हम रखते हैं, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो यही यही जो एक डिज़ाइन था, वो सामने आ रहा था। और अब उसी वजह से अब ये ज़रा इसकी टाइमिंग देखें। मुझे सबसे ज़्यादा इससे जो है इसका कंसर्न है, वो इस डिसीजन की टाइमिंग से, क्योंकि ये 4 साल से मुकदमा लड़ा जा रहा था वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सर्दखाने में डाला हुआ था। तो अब क्यों निकाला है? वो इसलिए निकाला है, एक तो ये है कि मोदी का इलेक्शन आने वाला है,
اگلے سال یعنی چند ماہ میں مودی کا الیکشن آنے والا ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن آنے والا ہے. اور تیسرا اس پاکستان میں الیکشن آنے والا جو ہے اس میں کس کو لانے جایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا نا, کہ جس کے لیے اتنی کوششیں اتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں وہ ان کا اپنا کیپٹل ہے, جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارا تو وہ کیپٹل ہے, ہماری تو وہ انویسٹمنٹ ہے نواز شریف. تو اب نواز شریف کے آنے سے پہلے اس معاملے کو بالکل ختم کر دیا جائے گا, کر دیا گیا ہے, اور پاکستان بھی جو ہے وہ آ کے یہی کہے گا جی کہ ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اب آپ وہ رکھیں اور ہم یہ رکھتے ہیں. لیکن یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں, اللہ نہ کرے, لیکن یہ بات رکے گی اس لیے نہیں کیونکہ وہ پھر کلیم کریں گے جی کہ ہمارا جو حصہ ہے, جو آزاد کشمیر ہے, وہ بھی اسی کا حصہ ہے, وہ بھی کشمیر کا حصہ ہے. تو وہ 370 آرٹیکل چونکہ ختم ہو گیا, اسپیشل اسٹیٹس والی بات گئی, یونین ٹیریٹری ہماری یہ بن گئی, اور اب اس کا حصہ جو ہے جو آپ کے قبضے میں ہے وہ بھی ہمیں دیں, اور پھر گلگت بلتستان کا بھی جو معاملہ ہے وہ اٹھایا جائے گا. تو یہ کام جو ہے وہ نواز شریف کے ذمہ لگائے جائیں گے, اور وہ جب آئیں گے تو وہ پھر آ کے ظاہر ہے کہ جس ڈیل کے تحت یا جس بھی ارینجمنٹ کے تحت وہ آئے ہیں تو وہ سلسلہ جو ہے وہ آ کے شروع کر دیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف کا آنا کشمیر کا چلے جانا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ جس طریقے سے بھی یہ معاملات ہوں گے, اور میری جن لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک پلان ہے جس کے تحت یہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے. یہ پوری ایک ڈیل جو ہوئی ہے اس کی آپ نے مختلف جہتیں تو آپ نے دیکھ ہی لی ہیں, لیکن اسی کی سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دوسری خبر جو میں اس کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کر دیتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں آج آپ نے دیکھا کہ کیس کچھ اور تھا, اور اس میں جو عدلیہ ہے وہ اپنا مائنڈ دے رہی ہے کہ جناب نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, تاحیات نااہلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, 5 سال کافی ہیں. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور الیکشن ایکٹ, دیکھیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اور الیکشن ایکٹ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے جی, اور یہ بھی ساتھ کے جی اگر ایسا ہوا تو الیکشن جو آنے والے ہیں اس میں جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ مخمصے میں رہیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ مخمصے میں اس لیے رہیں گے کہ وہ ایکٹ دیکھیں گے یا عدالتی حکم دیکھیں گے. تو بہرحال انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ کیس میں کوئی بھی جماعت فریق بھی بن سکتی ہے, اور یہ ساری سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو پھر یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ صادق اور امین تو صرف ایک ہی ذات ہیں, اور وہ بات ٹھیک ہے, وہ تو ان کے علاوہ تو کوئی صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی صرف ایک ایسی ذات ہے جو صادق اور امین ہے. یہ تو ہم اس وقت بھی جب عمران خان کو بھی صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا, بلکہ یہ تو آئین میں ہی یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ صادق اور امین کہلا سکے. یعنی یہ جو اتنا بڑا یہ رتبہ ہے, پتہ نہیں ضیاء الحق کو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو ڈالا, کیونکہ یہ انسان کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کامل بن سکے سوائے ایک ہی ہستی کے. تو اس لحاظ سے یہ تو بات ٹھیک ہے ان کی. تو اب یہ انہوں نے جنوری تک کی ڈیٹ دے دی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ بھی ختم کی جائے گی, اور آرام سے سارے جو معاملات ہیں وہ ان کے طے ہو جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ دیکھیں گے کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں انہوں نے بھی خط لکھنے شروع کر دیے ہیں, اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے تھے. اور وہی چیز اب انہوں نے شروع کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. جو ایک کمیٹی کا جو رولز اینڈ وہ پروسیجرز والا ایک جو ایکٹ تھا اس کے تحت جو انہوں نے بنانی تھی, جو اس کمیٹی کے تحت اس نے تمام بینچز کو فکس کرنا تھا, تو وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے پھر مجبوراً اپنا پوری ایک روداد بیان کی ہے اس لیٹر میں, اور کہا ہے کہ میں نے اس کو جس طریقے سے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ سینئر موسٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ بینچ میں ڈالیں, لیکن نہیں ڈالا گیا. اور پھر رجسٹرار صاحب ابھی چلی گئی ہیں, ان کو جواب نہیں آیا, اور اس طرح کی چیزیں سارا کچھ. اچھا, اب یہ جو ہے صورتحال یہ اب کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے, اور ان کے جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں وہ بہت ہی عجیب طرح کی چل رہی ہیں, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ عدل جو ہے وہ سفر کرتا ہے, کیونکہ پھر ان کی اپنی ذاتی مخاصمتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں, پھر اس میں انائیں آ جاتی ہیں, پھر ان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور پہلے بھی ہم سنتے رہے, اور اب اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا پتہ نہیں ہم لوگ کب گرو اپ کریں گے. یقین کریں, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, میرے لیے زیادہ تکلیف سے بات میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں نا, تو یہاں پہ
बड़े-बड़े इंसान हम देखते हैं, ओहदों के ऊपर बड़े-बड़े लोग बैठे हुए होते हैं। उनका कॉन्डक्ट, उनके उनके असूल, उनकी गुफ्तगू, उनकी उनकी कमांड, अपने अपने नॉलेज के ऊपर, अपने प्रोफ़ेशन के ऊपर, तो पता चलता है कि यार कैसे-कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ हम अपनी तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे बौने, मतलब बड़े-बड़े ओहदों पे, बड़ी-बड़ी सीटों पे, इतनी-इतनी लंबी-लंबी पीछे से जिनकी वो टेकें होती हैं, उनके ऊपर इतने-इतने लोग। मैंने बताया था ना ललपुशियंस, जो वो जो नॉवल था, उसमें तो वो जो एक लैंड ऑफ ललपट जो है, उसमें इतने-इतने 6-6 इंच के बौने होते हैं। तो उसमें गलिवर जब चला जाता है, तो वो फिर उनको जायंट लगता है। तो वो हमारे यहाँ जायंट पैदा होने बंद हो गए हैं। पिछली सदी में कोई होते थे, लेकिन इस सदी को तो पता नहीं क्या है, किसी की नज़र ही लग गई है। अच्छा, अब इसी के साथ रिलेटेड देखें, एक जो एक्सटेंशन की डील की खबरें आ रही हैं, अब वो कितनी खतरनाक है। और वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हैं, मैं उनके बारे में एक कॉलम पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक डील हो रही है, जो कि उनको किसी ने अंदर से इनसाइडर जो है, उसने बताई है कि जी डील ये हो रही है कि नवाज़ शरीफ को लाना है, उसको 2 तिहाई अक्सरियत देनी है। 2 तिहाई अक्सरियत दे के फिर करना क्या है कि वो आएँगे और आके तरमीम करेंगे आइन में, और आइन में तरमीम ये करेंगे कि जी कि जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो एज़ चीफ जस्टिस की उम्र है, वो बढ़ा दी जाए। अब वो जब बढ़ा दी जाएगी 2 या 3 साल, तो जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब फ़ारिग हो जाएँगे, ठीक है ना? अब जो हलके हैं, जो मुक़्तदर हलके हैं, उनको किसी ज़माने में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से बड़ी चिढ़ थी। मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है कि हमें कहते थे कि यार इस बंदे को नहीं आना चाहिए। तो अब वो चूँकि चिढ़ जो है वो कोइंसाइड कर चुकी हुई है। अब जस्टिस एजाज़ुल हसन से चिढ़ हो चुकी हुई है, और उनको उनका जो एक मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो फैसला था, वो भी इसमें आड़े आ रहा है। तो वो नहीं चाहते हैं कि बकौल इस स्क्रिप्ट के जो जो लिखा जा रहा है कि जस्टिस एजाज़ुल हसन जो है वो चीफ जस्टिस बने। तो अब उनको रोकना भी है। अब रोकना ऐसे है कि इनको 2/3 मेजॉरिटी दी जाए। तमाम तर पॉपुलैरिटी इमरान खान की के बावजूद 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ को दी जाए। ये आएँ, ये आके आईनी तरमीम करें, और उसमें चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए 2 या 3 साल की, और इसी तरह की एक्सटेंशन जो है वो फिर मोहतरम आर्मी चीफ साहब को भी दे दी जाए। तो ये एक्सटेंशंस का एक प्लान जो है, ये बकौल शहजाद अकबर साहब के बना है। लेट्स सी क्या होता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि आप भी मनसूबा साज़ी करते हैं, अल्लाह भी मनसूबा साज़ी करता है, एंड ही इज़ द बेस्ट प्लानर, वो खैरुल माकिरीन है। आखिर में सिर्फ छोटी-सी बात कि खदीजा शाह जो हैं, वो उनको क्वेटा भेज दिया गया। अब ज़रा देखें, फॉर गॉड सेक, मुझे कई दफ़ा यकीन करें शर्म आती है कि भई चलो, जिस तरह हम लोग एक ज़माने में कहा करते थे कि यार औरतों को तो छोड़ दो, और मर्दों की लड़ाई है, मर्द लड़ते रहें, जो मर्ज़ी करना है आपने, चलें आप कर ही रहे हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं मर्दों को मार के, औरतों को बीच में क्यों ला रहे हैं? और मैं उनकी वालदा का सुन रहा था, मुझे बड़ा ही तरस आया कि यार एक औरत जो है, जिसके बच्चे हैं छोटे-छोटे, उसको आप ज़लील कर रहे हैं। कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं है। उसको कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सिर्फ़ आप छोड़ें, मैं कि ये कह रहा हूँ कि तमाम औरतों को आप छोड़ दें। क्योंकि ये आपको यहाँ पे भी हॉन्ट करेगा, और ये मैं क्या कहूँ, बददुआ भी नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि ये आपको आखिरत में भी हॉन्ट करेगा। क्योंकि बेगुनाहों के साथ जो आप कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने, और ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ मतलब शदीद प्यार करने वाले लोग हैं। क्योंकि ये इस मैं कभी नहीं मिला इस खातून को, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये अमेरिकन सिटीज़न है, और ये अमेरिकन सिटीज़न होते हुए अगर पाकिस्तान में आके रह रही है, तो क्या शो करती है? तो यही शो करती है ना कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, इनको पाकिस्तान के साथ प्यार करने की सज़ा ना दें। इनको पाकिस्तानी ही रहने दें। इनको इतनी इस हद तक ना ले जाएँ कि ये फिर पाकिस्तान से बिल्कुल मायूस होके हमेशा के लिए बाहर चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ। तो ये इस तरह ना करें। तो अल्लाह ताला आपको भी तौफ़ीक दे, और हमें भी तौफ़ीक दे कि हम ये आवाज़ हक़ जो है वो बुलंद करते रहें। क्योंकि ये जो सूरत हाल है, ये है बड़ी शदीद और शदीद तर होती चली जाएगी, अगर यहाँ पे एहसास ज़िया ना किया गया। तो मेरी दुआ है कि ऐसा हो सके, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जल्दी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और ये भी है कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरह है ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
ان تمام جو انکارسریٹڈ ہیں ان کے ساتھ صرف ایک ہی بات کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بڑے بڑے لوگ نبی تک، حضرت یوسف بھی رہے ہیں نا جیل میں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے باہر، اور بہتر انداز سے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. جس رقصانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.